So, welcome back, friends. This is educator Harsh Srivastav, and today we are going to start electromagnetic induction. तो आप सोच रहे होंगे पहले मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर क्यों शुरू किया। इसके पीछे एक रीज़न है, बहुत बड़ा रीज़न है। मैंने ये इसलिए पहले शुरू किया क्योंकि ये चैप्टर बच्चों को थोड़ा हार्ड लगता है, थोड़ा सा टफ लगता है। बाकी सारे चैप्टर्स तो काफ़ी इजी हैं, चैप्टर 1 चैप्टर 2 जो इलेक्ट्रिक चार्जेस वगैरह हैं। ये चैप्टर थोड़ा हार्ड लगता है और आपके स्कूल में मेरे ख्याल से अब तक आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम आने वाला होगा 12th का, तो मैंने सोचा कि ये चैप्टर पहले शुरू कर लिया जाए। इस चैप्टर को पहले पढ़ा लिया जाए, उसके बाद फिर आगे के चैप्टर्स को पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और आगे मैं जितने भी वीडियोस डालूंगा उसको आप देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। अगर आपको समझ में आए हर एक चीज़ जो मैं बताने जा रहा हूँ समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो भी डाउट होगा कॉमेंट भी कर ही दीजिएगा आप, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। इंट्रो से स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला इंट्रोडक्शन से, कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले न्यू चैप्टर हम लोग इंट्रोडक्शन पे बात करते हैं, क्या होता है इंट्रोडक्शन इसका, ठीक है। तो देखते हैं इंट्रोडक्शन। मैंने एनसीईआरटी से कुछ लाइंस को उठाया हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन हमें पढ़ना है। कहाँ से एग्ज़ाम में आ जाता है हम नहीं जानते हैं, एग्ज़ाम में कहीं से भी कुछ भी पूछ देता है, इसलिए एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन हमें पढ़ना ज़रूरी होता है। इसलिए मैंने इंट्रोडक्शन के पार्ट्स भी जो है एनसीईआरटी से ही उठाए हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। In 19th century, Oersted, Ampere and few others established the fact that electricity and magnetism are interrelated. तो ये जो है 19th सेंचुरी की बात है। कब की बात है? 19th सेंचुरी की। उसमें हुआ क्या था कि एम्पियर और ओरेस्टेड जो थे, इन्होंने बताया, ये डिसाइड किया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म क्या है, इंटर रिलेटेड है। व्हाट दे आर इंटर रिलेटेड। ओके, दे फाउंड इन मूविंग इलेक्ट्रिक चार्जेस प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड्स, कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू, मैग्नेटिक फील्ड कैन ऑल्सो प्रोड्यूस नो इलेक्ट्रिक चार्ज। तो उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्ट्रिक चार्जेस जो हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस से हमारे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होते हैं, और इसका उल्टा भी हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड से भी हमारे इलेक्ट्रिक चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है बच्चों। बहुत ही विद्वान लोग थे ये। इन्होंने बताया कि मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक चार्जेस से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और मैग्नेटिक फील्ड से भी इलेक्ट्रिक चार्ज हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, तो आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय माइकल फराडे इन इंग्लैंड एंड जोसेफ हेनरी इन यूएसए डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इलेक्ट्रिक करंट वर इंड्यूस्ड इन अ क्लोज्ड कॉइल व्हेन सब्जेक्ट टू चेंजिंग। अभी मैग्नेटिक फील्ड होता कहाँ से, अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नाम आया कहाँ से, अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। कैसे जानते हैं हम लोग? देखिए, जब हमारा 90 एक्सपेरिमेंट जो है परफॉर्म किसने किया था? माइकल फराडे ने इंग्लैंड के, और इंग्लैंड एंड जोसेफ हेनरी इन यूएसए। मतलब इन्होंने क्या किया था, माइकल फराडे एंड जो जोसेफ हेनरी, इन दोनों ने मिलकर एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। इस एक्सपेरिमेंट ने इन्होंने परफॉर्म किया तो इसका कंक्लूजन क्या आया कि जो क्लोज्ड कॉइल है, डेमोन्स्ट्रेटेड इलेक्ट्रिक करंट वर इंड्यूस्ड इन क्लोज्ड कॉइल व्हेन सब्जेक्टेड टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड जो है, अभी हम बताएंगे, मैं बताऊंगा इन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म क्या किया था। इसका जो कंक्लूजन बेसिकली आया क्या था कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड अगर हम लोग चेंज करते हैं तो उससे इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है क्लोज्ड कॉइल के अंदर। किसमें? क्लोज्ड कॉइल। हमारा कॉइल जो होता है, कॉइल आपको पता होगा किस टाइप से होता है, कॉइल होता है सिलेंड्रिकल शेप में, ये कॉइल होता है हमारा, ठीक है। ये सिलेंड्रिकल शेप में कॉइल होता है। तो अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम लोग चेंज करते हैं तो उससे जो है इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा इस कॉइल में, ठीक है। इस कॉइल में हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा अगर हम लोग चेंज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। तो अब आते हैं सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन की बात करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है। उसके डेफिनेशन लिख लेते हैं, क्योंकि डेफिनेशन ये आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, इस हिसाब से हम लोग डेफिनेशन को पहले लिख लेते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। एक बात और बच्चों, पेन पेपर लेके बैठिएगा, क्योंकि मैं हर एक चीज़ को आपको नोट्स के फॉर्म में दे रहा हूँ। इसके बाद बस मेरे वीडियोस को देखिए, आपको कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं एक सिंपल वे में आपको एकदम डिटेल में अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करके दूंगा। मैं फिर जब नोट्स लिख लूँगा मैं साइड हो जाया करूँगा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। आपको कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस मेरे नोट्स जो मैं लिखवाऊँगा यहाँ पे उसको आप फॉलो करते रहिएगा। ओके, ठीक है। तो चलते हैं, पहले क्या था डेफिनेशन पे हम लोग आते हैं। क्या है डेफिनेशन हमारी? डेफिनेशन पे हम लोग आते हैं। क्या है डेफिनेशन भैया? दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? दिखाई, हाँ दिखाई तो अच्छे तरीके से दे रहा है, ठीक है। द फिनोमेना इन विच इलेक्ट्रिक करंट इज जनरेटेड बाय वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इज एप्रोप्रिएटली कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, द फिनोमेना आई होप कि आपको हैंड राइटिंग थोड़ी समझ में आ रही होगी मेरी। द फिनोमिनन, इसलिए मैं पढ़ते भी चल रहा हूँ। द फिनोमिनन इन विच
द phenomenon in which electric current is generated. Electric current, the phenomenon in which electric current is generated. The phenomenon in which electric current is generated by varying magnetic field. By varying magnetic field. Magnetic field is appropriately called electromagnetic induction. Is called electromagnetic induction. Electromagnetic induction. मतलब इसका क्या हुआ कि हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है वो कैसे प्रोड्यूस होता है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा 1 2 3। ओके, तो क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक फिनोमेना है जो कि प्रोड्यूस होता है। कैसे प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं तो उससे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसी फिनोमेना को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड एंड इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, ठीक है, तो आगे आते हैं हम लोग, क्या बोला जा रहा है। When Faraday first made public his discovery that relative motion between a bar magnet and a wire loop produces a small current in the latter, he was asked what is the use of it. His reply was, what is the use of a newborn baby? So यहाँ पे हमसे जो है फराडे जब ये हो गया हमारा, जब इन्होंने इसका डिस्कवरी कर दिया, डिस्कवरी करने में इनसे सवाल पूछा गया। क्या सवाल पूछा गया? कुछ होते हैं हमारे आसपास में भी पड़ोस वाले होते होंगे जो कि अनपढ़ सवाल आपके पिताजी से, माता पिता से पूछते होंगे। आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, उनको ज़्यादा चिंता रहती है कि कितना आपका नंबर है, कितना नहीं आएगा। आपके माता पिता को चिंता नहीं रहेगी, लेकिन उनको ज़्यादा चिंता रहती है इस बात की। तो उसी तरह से जब और लोग पूछने लगे उनसे सवाल किया गया कि इसका यूज़ क्या है, तो उन्होंने क्या कहा इसके आंसर में उन्होंने कहा कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ अ न्यू बॉर्न बेबी। जब बच्चा नया पैदा होता है तो उसका क्या यूज़ होता है, वो आगे चलकर क्या करेगा आप नहीं जानते हो। वो एक दिन क्या इसी इतिहास भी रच सकता है, आपका नाम भी डुबा सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उनकी तरह से वही पॉजिटिव वे में उन्होंने बात की कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ न्यू बॉर्न बेबी। न्यू बॉर्न बेबी जब पैदा होता है तो उसका यूज़ क्या होता है। तो इसी तरह से उन्होंने कहा कि अगर ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट एक तरह से पैदा हो रहा है, उसका आगे चल के बहुत बड़ा यूज़ है। और आगे चल के यूज़ भी तो हुआ। आपने देखा इलेक्ट्रिसिटी के बिना आज क्या है, कुछ भी नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी के बिना आपके घर एक दिन अगर लाइट ना आए, बिजली इलेक्ट्रिसिटी कट जाए तो क्या हाल होगा आपका। खासकर गर्मी के मौसम, बिना एसी के आप लोग तो जिंदा रह ही नहीं सकते, मर जाएंगे, जिंदा रह ही नहीं पाएंगे आज के ज़माने में। एसी इतनी ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग, इतनी गर्मी हो चुकी है, बिना एसी के आप रह ही नहीं सकते। और फैन के बिना, फैन भी तो गया, पहले के ज़माने में लोग तो फैन में ही रहते थे, वो हाथ से पंखा डुलाते थे, लेकिन अब वो भी नहीं है। अब उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बिना एसी के आपकी काम ही नहीं चलेगा, एसी कूलर पंखा, तो यही यूज़ है। तो आगे देखते हैं क्या है हमारे पास। अब हम लोग आते हैं और ये देखिए ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का और भी यूज़ है, ये कहाँ कहाँ जाता है। जनरेटर्स, ट्रांसफार्मर्स, ये सब इसी पे फंक्शन पे काम करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फंक्शन पे ये सब काम करता है। तो अब हम लोग आते हैं, चलिए एक्सपेरिमेंट के बारे में देखते हैं कि क्या परफॉर्म किया था उन्होंने एक्सपेरिमेंट, फराडे और उन्होंने मिलकर के क्या परफॉर्म किया था एक्सपेरिमेंट। तो ये एक्सपेरिमेंट है आपकी NCERT का 6.1। तो इसमें माइकल फराडे ने क्या एक्सपेरिमेंट बताया। सबसे पहले इसका सेटअप देख लेते हैं हम लोग। सेटअप क्या है इसका सेटअप ये है कि पहले इसमें कॉइल लगाया गया है, कॉइल C1 को लगाया गया है, ठीक है। इस कॉइल के साथ हमने ये गैल्वानोमीटर को हमने कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। एक गैल्वानोमीटर को कनेक्ट किया है, एक कॉइल लगाया हुआ है यहाँ पे, और ये एक यहाँ पे मैग्नेट है। एक बार मैग्नेट ले लिया है, कॉइल ले लिया है, गैल्वानोमीटर ले लिया। और ये गैल्वानोमीटर में क्या कर रहा है, ये गैल्वानोमीटर है, इसमें अब कोई देखो अभी फिलहाल में इसमें अभी जो स्टार्टिंग में इसमें कोई करंट फ्लो नहीं है। मैंने बनाया हुआ है करंट, ये लास्ट में करंट फ्लो करेगा। करंट अभी इसमें कोई फ्लो नहीं कर रहा है। तो हम लोग करेंगे क्या, अब खुरापाती दिमाग होता है साइंटिस्ट लोगों को जानता है, ये इन्होंने ऐसा सेटअप बनाया। सेटअप बनाने के बाद उनका खुरापाती दिमाग में उनके क्या आया कि चलिए देखते हैं इस मैग्नेट को घुमा के क्या होता है इस मैग्नेट घुमाने से। अभी मैग्नेट को ये उठाया इन्होंने, यहाँ पे मान लीजिए मैग्नेट है, ये रहा मैग्नेट यहाँ पर M, ठीक है। मैग्नेट ये रहा यहाँ पे M,
इसको यहाँ पे लेके आया गया तेजी से यहाँ पे पहले धीरे से लेके आया गया। जैसे ही धीरे से लेके आएंगे यहाँ पर करने से क्या हुआ कि तुरंत यहाँ पे क्या हुआ, ये गैल्वेनोमीटर पे डिफ्लेक्शन शो किया। डिफ्लेक्शन में तुरंत ये कांटा जो है ऐसे घूमने लगा, कभी इधर हुआ तो कभी इधर हुआ, ठीक है। जैसे ही इसको इधर लेके आया डिफ्लेक्शन हुआ गैल्वेनोमीटर में, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे डिफ्लेक्शन आया, फिर उसके बाद दूर लेके गए इस मैग्नेट को फिर हम लोग यहाँ दूर लेके गए, तब फिर से डिफ्लेक्शन हुआ अपोजिट डायरेक्शन में। इस बार पहले इस इधर लेके आए तो इधर डिफ्लेक्शन हुआ, इस साइड में डिफ्लेक्शन हुआ, कांटा जो है इसका गैल्वेनोमीटर में घुमा, और जब हम लोग फिर उसको दूर लेके जा रहे हैं मैग्नेट को तो फिर इस साइड में डिफ्लेक्शन, उल्टी डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हो रहा है। मतलब डिफ्लेक्शन हो रहा है, मतलब जब हम लोग ये मैग्नेट को इधर उधर कर रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज हो रही है। ये देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड जो है, ये मैंने बनाया हुआ ड्रॉ किया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, तो उससे जो है यहाँ पर करंट प्रोड्यूस हो रहा है इस कॉइल में। ये था एक्सपेरिमेंट 6.1, ठीक है। 6.1 में ऐसे ही हो रहा है, जैसे ही हमने चेंज किया इसमें, हमने ये मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही वैरी कर रहा है वैसे ही ये हो रहा है, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ कि जब हमने मैग्नेट को इधर लेकर आए तो क्या हुआ, इसमें डिफ्लेक्शन शो किया, फिर इधर वापस लेके जा रहे हैं तब फिर डिफ्लेक्शन देखने को मिला। करे ये सब क्या हो रहा है यार, ये कैसे हो रहा है, क्या ये चमत्कार हो रहा है यहाँ पे। फिर उसने क्या किया कि मैग्नेट को तेजी से ऐसे घुमाने लगी, तेजी से ऐसे लेके जाने लगी, तो तेजी से इसमें फ्लो होने लगा करंट एकदम तेजी से फ्लो कर रहा है, जितने फास्ट मैग्नेट को ले जा रहे हैं उतने तेजी से करंट फ्लो कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा जो है, जैसे ही हम लोग ला रहे हैं जितने नंबर जितना फास्ट हम लोग कर रहे हैं उतना फास्ट क्या हो रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है चेंज हो रही हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर उधर बार बार जा रही, चेंज हो रही है। जैसे जैसे चेंज होगी उतनी फास्ट करंट आएगा, जितने तेजी से चेंज होगा मैग्नेटिक फील्ड उतने तेजी से करंट यहाँ पे मैग्नेट में देखने को मिलेगा, कॉइल के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसके बाद क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट नंबर दूसरा, एक और एक्सपेरिमेंट हुआ। अब क्या किया कि अब इन्होंने क्या किया दूसरे नंबर पे कि मैग्नेट को तो इन्होंने फिक्स कर दिया, ठीक है। कॉइल को अभी ये लोग इधर उधर करने लगे, तब भी ये देखने को मिला जब कॉइल को इधर उधर कर रहे हैं तब भी कॉइल के अंदर क्या हो रहा है, करंट प्रोड्यूस हो रहा है। क्या प्रोड्यूस हो रहा है, करंट प्रोड्यूस हो रहा है। अगर हम लोग कॉइल को ऐसे कर रहे हैं तब भी करंट प्रोड्यूस हो रहा है कॉइल के अंदर, मैग्नेट को स्टेशनरी एक जगह पे स्थिर कर दे रहा है, ठीक है, ओके। अब इसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्हें खुरापाती दिमाग ने क्या लगाया कि चलो यार, अगर मैग्नेट को ऐसे करके देख रहे हैं चेंज करके, तो इस मैग्नेट की जगह अगर हम लोग एक दूसरा कॉइल लेकर के आ जाए, उसमें बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, तब देखते हैं क्या होता है। दूसरे कॉइल को लेकर आए, उसमें बैटरी कनेक्ट किए, तब देखते हैं क्या होता है, क्या चमत्कार, क्या जादू होता है। तो चलिए देखते हैं। जब हमने दूसरे कॉइल को लेकर के आए, एक दूसरा कॉइल लेकर के आए, जैसे बैटरी कनेक्ट कर दी हमने, और क्या कहते हैं, बैटरी कनेक्ट कर दिया और एक स्विच लगा दिया। तो जब हम लोग स्विच बंद कर रहे हैं, स्विच बंद करने के बाद तुरंत एक करंट फ्लो कर रहा है, इसमें गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, ठीक है। स्विच बंद कर रहे तुरंत करंट फ्लो कर रहा है, स्विच ऑफ कर रहे हैं तो मतलब क्लोज कर रहे हैं स्विच को तो तुरंत करंट फ्लो कर रहा है दूसरे कॉइल में, और स्विच ऑफ कर रहा है तुरंत करंट उसमें फ्लो कर रहा है दूसरे कॉइल में। तो इससे हो क्या आ रहा है, ऑब्जर्व कर रहे हैं। जब जब हम लोग स्विच ऑन ऑफ कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड हमारी चेंज हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड जब जब चेंज होगी तब तब कॉइल के अंदर, दूसरे कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस्ड होगा, ठीक है। तो इससे हमारे पास कंक्लूजन क्या आया, क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है इनके एक्सपेरिमेंट से, इट इज द रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल्स दैट इंड्यूसेस द इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या होता है, कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है इसमें, कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है, इट इज द, ये क्या है हमारे पास, इट इज द रिलेटिव मोशन, ठीक है, इट इज द रिलेटिव मोशन between the coils, it is the relative motion between the coils that produces magnetic, it is the relative motion between the coil that induces electric current, produces नहीं, क्योंकि यहाँ पे induce हो रहा है ना, इलेक्ट्रिक करंट क्या हो रहा है, that induces electric current। यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट क्या हो रहा है, induce हो रहा है बच्चों, induces electric current, that induces electric current, ठीक है, ओके। तो आगे देखते हैं क्या है। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 2 3।
तो क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। देखते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। सो ये है हमारे पास एरिया, गिवन एरिया ये है हमारे पास, ठीक है। अब इससे टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस जो पास कर रही हैं, जो ये मैग्नेटिक लाइंस देख रहे हैं, ये सब हमारी मैग्नेटिक लाइंस है। ये सब जो है ये मैग्नेटिक लाइंस जो पास कर रही हैं, टोटल मतलब एरिया जो है, ये इस एरिया से टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस जो है पास कर रही हैं। कौन से एरिया से, एरिया ए से। इस एरिया ए से टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस पास कर रही हैं, बी जो मैग्नेटिक लाइंस है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, सिंपल सा डेफिनेशन है, याद कर लो मेरे साथ। व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया is called magnetic flux. What is magnetic flux? The total number of magnetic lines passing through a given area is called magnetic flux. इसको डिनोट कैसे करते हैं, डिनोट करने सिंपल फाई इसका होता है या फाई बी, ये दो तरीके होते हैं डिनोट करने के, डिनोटेड बाय फाई और फाई बी। ओके ठीक है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये क्या है हमारे पास, स्केलर क्वांटिटी है। एक स्केलर मतलब इसमें कोई भी डायरेक्शन हमारे पास नहीं होता है। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, डायरेक्शन आ जाता है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। और इसमें क्या होता है, सिर्फ तुम्हारा स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ तुम्हारे पास वही मैग्नीट्यूड ही होता है, इसका डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। अब क्या है यूनिट्स, इसके यूनिट्स क्या क्या है, एसआई यूनिट क्या है, वीवर, वीवर और टेस्ला मीटर स्क्वायर। मतलब वन या तो वीवर लिखो या टेस्ला मीटर स्क्वायर लिखो, दोनों एक ही बात है, ठीक है। इसका एसआई यूनिट है वीवर या टेस्ला मीटर स्क्वायर, और फिर क्या सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट क्या, मैक्सवेल, मैक्सवेल ये इसका सीजीएस यूनिट है। ओके, वन मैक्सवेल किसके बराबर, वन मैक्सवेल इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर -8 वीवर। वन मैक्सवेल इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर -8 वीवर। मेरे साथ याद करो, वन मैक्सवेल इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर -8 वीवर। ये आपके एमसीक्यू में आ सकता है, बोर्ड एग्जाम के एमसीक्यू में आ सकता है, कभी कभी नीट में भी पूछ सकता है। ये सिंपल क्वेश्चंस हैं, यही बनते हैं। एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन में उठा के लाया हूं, कहीं से कुछ भी बाहर से नहीं है, सब एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन मैंने उठा के लाया हूं, कुछ भी बाहर से नहीं, पूरी एनसीईआरटी आपको पढ़ा रहा हूं। एनसीईआरटी ही आपकी ब्रह्मास्त्र है हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए, हर चीज़ के लिए, हर चीज़ में एनसीईआरटी से लेकर के आया हूँ। आप इस वीडियो को देखिए, आपको जेई के लिए भी हेल्प होगी, नीट के लिए भी हेल्प होगी, सीयूईटी के लिए भी हेल्प होगी, और साथ ही साथ आपको आपके बोर्ड एग्जाम की भी हेल्प होगी। सब चीज़ के लिए मैं लेकर आया हूँ। क्वेश्चंस मैं अलग अलग लेवल के कराऊंगा, जेई के लिए अलग कराऊंगा, नीट के लिए अलग कराऊंगा, बोर्ड्स के लिए अलग, सीयूईटी के लिए अलग, लेकिन कॉन्सेप्ट सबका सेम रहेगा, कॉन्सेप्ट किसी का चेंज नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे क्या है, टेस्ला मीटर स्क्वायर, इसका तो आपका ये है यूनिट, एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट, मैक्सवेल, वन मैक्सवेल इज इक्वल 10 रेज़ टू पावर -8 वीवर। अब इसका डायमेंशनल फार्मूला का, डायमेंशनल फार्मूला क्या है, ml स्क्वायर टी टू द पावर -2 a इनवर्स, ml स्क्वायर टी टू द पावर -2 a इनवर्स। मेरे साथ याद करिए, ml स्क्वायर टी टू द पावर -2 a इनवर्स। ओके, 5b। अब ये फार्मूला क्या होता है, ये फार्मूला होता है हमारे पास किसका, मैग्नेटिक फ्लक्स का। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा उसका फॉर्मूला होता है। और 5 जहाँ पे 5 क्या डिनोट कर रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द एरिया, मतलब ये जो एरिया है इससे जो मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है, मतलब नंबर ऑफ लाइंस, टोटल नंबर ऑफ लाइंस जो पास कर रही हैं वही है हमारे पास 5b, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एरिया। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सर्फेस, ये रहा बी, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड जो इस सर्फेस पे वही हमारे पास बी है। ओके, ए क्या है, एरिया है, ये एरिया जो है ये हमारे पास ए है। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन बी एंड ए, एंगल बिटवीन बी एंड ए। थीटा जो है ये बी और ए के बीच का जो एंगल है, ये बी और ए के बीच का जो एंगल है हमारे पास वही है थीटा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थीटा मेरे ख्याल से यहाँ पे थीटा हमारे पास 90 डिग्री है। अभी मैं केसेस का बात करूंगा कि ये फॉर्मूले में रख करके केसेस कैसे बनते हैं वो मैं भी डिस्कशन करूंगा। अभी के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ से हटता हूँ, रेडी, 1 2 3। ओके, चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं। तो देखते हैं हम लोग क्या होगा। अब हम लोग अलग अलग केसेस लेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या लेंगे, अलग अलग केसेस लेंगे। पहला केस हमने क्या लिया, एक ये कॉइल ले लिया, एक सिंपल सा कॉइल लिया, उसके बाद ये मैग्नेटिक लाइंस पास कर रही हैं और ये नॉर्मल सरफेस से, नॉर्मल और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन एक ही है, दोनों एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं। कैसे लाई कर रहे हैं, एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं। ओके, so if a uniform magnetic field B passes through a plane surface A, plane surface ये है हमारे पास plane surface A, okay, plane surface A हमारे पास है ये, okay, then the magnetic field through the area phi is equal to B A theta is equal to 90 डिग्री। तो अब हमारे पास क्या होगा, देखिए, अगर मैं, अब हमने क्या किया, अगर ये हमारे पास कॉइल है, इसमें जो है हमारे पास ये मैग्नेटिक लाइंस पास कर रही हैं, मैग्नेटिक लाइंस ये पास कर रही हैं और ये नॉर्मल के ही उसमें अलाइन है, नॉर्मल की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन एक ही है। मतलब क्या होगा, थीटा हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगी।
थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा 90 डिग्री यहाँ पे हो जा रहा है। फॉर्मूला असली क्या होता है, बी ए कॉस थीटा होता है ना, तो थीटा हमारे पास 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो फाई इज इक्वल टू बी ए थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। थीटा इज इक्वल क्या हो जाएगी, थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, क्या हो जाएगी 90 डिग्री हो जाएगी, ओके, ठीक है। इफ द फील्ड बी मेक्स एन एंगल थीटा विद द नॉर्मल ड्रॉन टू द सरफेस ए देन फाई इज इक्वल, तो अब क्या करेंगे, अभी तो क्या था कि नॉर्मल और ये हमारा मैग्नेटिक लाइंस दोनों के दोनों एक ही उसमें डायरेक्शन में थी, किसमें थी, एक ही डायरेक्शन में थी, तो उसमें दिक्कत नहीं थी। लेकिन अगर में ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास अगर में यहाँ से थोड़ा सा हिल जाती है, ये नॉर्मल और ये एक लाइन में नहीं रहता है हमारे पास, ये चेंज हो करके मान लीजिए नॉर्मल यहाँ बन रहा है, नॉर्मल यहाँ बन रहा है और ये एंगल थीटा हमारे पास बना रहा है, ये रहा नॉर्मल ये बन रहा है और एंगल थीटा बना रहा है। तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, इफ द फील्ड बी मेक्स एन एंगल थीटा विद द नॉर्मल ड्रॉन टू सरफेस ए देन फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा ये हमारे पास स्केलर फॉर्म है बी ए कॉस थीटा, और फिर उसके बाद हमने वेक्टर में उसको लिख दिया तो बी डॉट ए क्या हो जाएगा, बी डॉट ए हो जाएगा, ठीक है, बी डॉट ए हो जाएगा, चेंज हो जाएगा हमारे पास। तो क्या बताया मैंने कि अगर कॉइल रहेगा सिंपल दोनों एक ही डायरेक्शन में होती है, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन और नॉर्मल का डायरेक्शन एक ही रहता है तो उस केस में थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, तो सिंपल सा फॉर्मूला फाई इज इक्वल टू बी ए बन जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। लेकिन अगर नॉर्मल हमारे पास अलग डायरेक्शन में लाई करता है तो ये थीटा एंगल बना रहा है नॉर्मल और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर जा रही है, तो उस केस में हम लोग थीटा को ऐड करेंगे, थीटा को लिखेंगे यहाँ पे फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा और वेक्टर फॉर्म में बी ए हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं, अब देखते हैं छोटे छोटे एलिमेंट्स के, मतलब कोई अगर इरेगुलर सरफेस रहेगा तो उसमें लोग छोटा सा एलिमेंट काटेंगे, उससे हम लोग पूरा इंटीग्रेट करके बनाते हैं, तो वो कैसे करते हैं आगे आके देखते हैं, चलिए देखा जाए, ठीक है। तो अगर मैं अब हमारा सरफेस क्या है, सरफेस वो हमारा क्या हो जाएगा, इरेगुलर अगर हो गया तो क्या होगा देखते हैं। उस केस में अगर सरफेस हमारे पास क्या हो जाएगा, इरेगुलर हो जाएगा। बी ओवर एन एरिया में नॉट बी यूनिफॉर्म, तो बी जो है इस एरिया में यूनिफॉर्म नहीं है। अभी हमने पिछले केस में क्या पढ़ा था बच्चा लोग कि बी हमारा यूनिफॉर्म है, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा इरेगुलर, मतलब यूनिफॉर्म नहीं है बी हमारे पास एरिया पे। स्मॉल एरिया एलिमेंट डी ए, तो स्मॉल एरिया एलिमेंट, अब उस केस में हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास यूनिफॉर्म नहीं रहेगा एरिया, तो उस केस में हम लोग क्या करा जाएगा, क्या करा जाएगा भैया, उस केस में डी ए छोटा सा एलिमेंट काट लिया जाएगा, क्या किया जाएगा, छोटा सा एलिमेंट काट लिया जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, इंटीग्रेशन पढ़ा होगा ना, इंटीग्रेशन क्या करते हैं, अगर में बहुत बड़ी चीज होती है इरेगुलर फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, छोटा सा पीस ले लेंगे, उसको जोड़ 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 छोटे 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 पार्ट रहेंगे, छोटा 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 रहेगा, उसको बड़ा करेंगे जोड़ जोड़ के, इतना छोटा छोटा जो दिखाई भी ना दे उसको जोड़ जोड़ के बड़ा करेंगे, तो फिर वो बड़ा होने के बाद इंटीग्रेशन उसको कहेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन के फॉर्म में हो जाएगा, ओके। तो आगे क्या बोला है, द फील्ड बी मे नॉट बी एज्यूम्ड यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म हमने नहीं लिया है। थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड द ए इज द इन द मैग्नेटिक फील्ड, तो थीटा हमारे पास एंगल है, ये हमारे पास थीटा एंगल है, थीटा हमारे पास एंगल है, ठीक है, हाँ थीटा हमारे पास ये एंगल है, और ए जो है मैग्नेटिक फील्ड में, ए जो है ये पूरा का पूरा टोटल एरिया है हमारे पास, ए हमारे पास टोटल एरिया है, थीटा एंगल दिया हुआ है यहाँ पर, ओके। थीटा नॉर्मल ड्रॉन टू द एरिया एलिमेंट डी ए, और ये नॉर्मल ड्रॉन किया है हमने, ये रहा हमारे पास नॉर्मल, ये हमारे पास है नॉर्मल ड्रॉन किया है हमने एरिया से, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, उससे फ्लक्स थ्रू द एरिया एलिमेंट डी ए इज, अब इस एरिया एलिमेंट से हमारा फ्लक्स क्या हो जाएगा, ठीक है, इस छोटे से एरिया एलिमेंट से हमारा फ्लक्स क्या हो जाएगा, फ्लक्स हो जाएगा हमारे पास डी फाई, ठीक है। तो डी फाई बनेगा छोटा सा फ्लक्स, पहले हम लोग क्या किया, छोटा हमने लिया, तो छोटू बुच्चू वाला हमने लिया, एलिमेंट छोटा सा लिया, उसका हम लोग क्या, उसका फ्लक्स क्या बनेगा, छोटा फ्लक्स भी बनेगा, डी फाई फ्लक्स बनेगा, तो बी परपेंडिकुलर डी ए, मतलब हमने छोटा वाला हमने ये भी ले लिया, एरिया भी हमने छोटा लिया और हमने ये भी छोटा सा लिया, फाई भी हमने छोटा सा लिया है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, बी कॉस थीटा डी ए, बी परपेंडिकुलर बी कॉस थीटा डी ए, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या बना देंगे, डी फाई की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, डी फाई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यहाँ से डी ए कॉस थीटा, डी ए कॉस थीटा, और अगर हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, तो बी डॉट डी ए, ये हमारे पास वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा, डी फाई की वैल्यू हमारे पास यही आ जाएगी, ठीक है।
अगर में हमारे पास एलिमेंट जो है, हमने छोटा सा एलिमेंट काटा, अगर यूनिफॉर्म नहीं है हमारे पास, यूनिफॉर्म ना नहीं दिया हुआ है हमारे पास, तो उस केस में हम लोग छोटा सा एलिमेंट लेंगे, छोटा एलिमेंट डी फाई लिया तो डी फाई का हमारे पास ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, बी डी ए कॉस थीटा, डेट इज वेक्टर फॉर्म में बी डॉट डी ए। ओके, ठीक है। तो अब फ्लक्स ऑफ बी थ्रू होल एरिया, अब होल एरिया में क्या करेंगे, होल एरिया का कुछ नहीं, क्या करते हैं, छोटा पार्ट आ गया, छोटू सा पार्ट आ गया, उसको होल एरिया में निकालना है। होल एरिया में कैसे करेंगे, कैसे करेंगे बताओ बच्चा लोग, कैसे करेंगे, कैसे कैसे, तो फाई बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का आप यूज करेंगे बी डॉट में डी ए, इसी का हमने क्या किया, इंटीग्रेशन कर दिया, बी डॉट डी ए, इसका हमने क्या किया, इंटीग्रेट हमने इसको कर दिया है, इंटीग्रेट हमने इसको कर दिया है। तो इससे हम लोग फाइंड कर लेंगे इस पूरे एरिया का फ्लक्स फाइंड करेंगे, क्या फाइंड कर लेंगे, फ्लक्स फाइंड कर लेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स तक मैंने डिस्कशन किया है। आगे जो है टॉपिक मैं अगले लेक्चर में फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को डिस्कस करूंगा, ठीक है। तब तक लिए आप क्या करिए, पहले अच्छा हाँ स्क्रीनशॉट तो लिया ही नहीं आपने, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, ओके। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि उनका भी योगदान, उनका भी फायदा हो जाए। सिर्फ अपना ही फायदा मत करवाइए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग, ठीक है। और लाइक कर दीजिएगा क्योंकि लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता, मुझको आता है मोटिवेशन बस, और कुछ नहीं, ठीक है। तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को शेयर करिए, तो ठीक है। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।